नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम वर्णमाला के उत्तरार्ध में पहुंच गए हैं। आज हम ये देखेंगे कि वर्णों के भिन्न भिन्न प्रकार क्या हो सकते हैं और उसके बाद वर्णों के संयोग से हम लोग कैसे शब्द रचना करते हैं। इससे संबंधित वर्तनी नामक बिंदु का भी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वर्णमाला पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, उन प्रश्नों को भी हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों, हमारा आज का शिक्षण बिंदु भी वर्णमाला पर आधारित रहेगा। देखिएगा, हमने ये प्रयास किया कि हमारी मूल वर्णमाला क्या है, मानक हिंदी वर्णमाला क्या है, वर्णमाला में आने वाले स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, व्यंजन वर्ण कौन से हैं और उनका वर्गीकरण क्या है। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो हमें दो बातें बड़े स्तर पर देखने को मिलती है और जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नंबर एक, इसके हेडिंग ऐसे लगाएंगे, वर्गीकरण। यानी कि जहाँ हम वर्णों का वर्गीकरण करेंगे वहाँ स्वर और व्यंजन में से कोई भी वर्ण हो, उन्हें हम एक विशेष प्रकार के वर्गीकरण में बांटना है। जिसमें नंबर एक मैंने जो संख्या लगाई है उसमें हम लिखेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। हमारी जो स्वर यंत्र तंत्रियां हैं मुख में, उसमें कंपन होता है या नहीं, इस दृष्टि से हम वर्णों का वर्गीकरण करेंगे, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही होंगे। विद्यार्थियों, मेरा आपसे निवेदन है कि ये बिंदु वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है। इस बिंदु से ही हम हिंदी भाषा के एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को समझ सकते हैं और वो है हमारा संधि, जिसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बिना घोष अघोष स्वर तंत्री के वर्गीकरण को याद रखे बगैर हम संधि को पूरा नहीं कर सकते। जब हम संधि नहीं सीख सकते हैं तो फिर हम उपसर्ग से नए शब्द नहीं बना सकते, यानी हम उपसर्ग का प्रयोग भी नहीं कर सकते और शब्द रचना की प्रक्रिया को भी नहीं सीख सकते। मेरा ऐसा अनुरोध है कि इस बिंदु को आप लोग अच्छे से समझेंगे। स्वर तंत्री में कंपन होना और न होना। यदि स्वर तंत्री में कंपन होता है तो मुख से नादमय ध्वनि निकलती है। नाद का मतलब वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि। इस वजह से नाद का एक नाम होता है घोष। इस घोष को ही हम स वर्ण के साथ में स घोष के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी इसे स घोष के नाम से भी जाना जाता है। इसे यूं समझ सकते हैं, ये स उपसर्ग है और घोष एक प्रकार की ध्वनि होती है। वैसे वाद्य यंत्रों को भी घोष कहते हैं, यानी ऐसा वर्ण, ऐसी ध्वनि जो घोष की ध्वनि उत्पन्न करती है, उसी वर्ण को हम घोष सहित ध्वनि कह सकते हैं। इसका जो विपरीत रूप बनेगा उसे हम कहेंगे अघोष, यानी जिसमें नादमय ध्वनि नहीं निकलती है। यहाँ नादमय ध्वनि बनती है और वहाँ नादमय ध्वनि नहीं बनती है, यानी कि स्वर तंत्रियों में कंपन का होना और स्वर तंत्रियों में कंपन का न होना, ये दो बातें हमारे सामने आती है। हमारे पास में जो मूल वर्णमाला है उसमें जितने ही स्वर है, यानी यों लिखना चाहिए, सभी स्वर जो हमारा अ से औ तक के 11 स्वर हैं, वे सब के सब घोष हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आगे व्यंजन वर्णों की, तो व्यंजन वर्णों में मुख्य रूप से क से ह तक जो 33 व्यंजन है, इसका वर्गीकरण करते ही ये वर्गीकरण अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। विद्यार्थियों देखें, हम ये कहें कि वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, हमारे पास में 5 वर्ग होते हैं, आप सब जानते हैं, क, च, ट, त और प। इन 5 वर्गों के अंदर कुल 25 वर्ण हैं और प्रत्येक लाइन में 5 वर्ण हैं। इन पांचों वर्गों में से पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, और हमारे पास जो ऊष्म व्यंजन है उसमें से 4 में से आरंभिक 3 ऊष्म व्यंजन इस अघोष की लिस्ट में आते हैं, जिसके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। अब अगर हम लोग इधर देखें तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये बात भी हम लिख देते हैं, वर्ग का वर्ण है ये, न कि वर्ग है।
क्योंकि इसे पहला, दूसरा, तीसरा वर्ग कहेंगे। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि वो वर्ण वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त शेष बचते हैं हमारे पास में 4 वर्ण अंतस्थ के, य, र, ल, व, और एक वर्ण हमारे पास ऊष्म व्यंजन में से शेष रहा है जो कि है ह। विद्यार्थियों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा 11 और 15 26, 26 और 4 30 और 1 31, यानी कुल 31 वर्ण तो हैं घोष, और शेष बचे 5 दूनी 10 और 3 13 वर्णों की संख्या है अघोष। अब मेरी बात की तरफ ध्यान देंगे स्टूडेंट, हम लोग एक विशेष बात सीख रहे हैं। कुछ विद्वानों ने इस ह को घोष की प्रक्रिया में लिखा नहीं है। अब वो उनसे गलती भी हो सकती है या उनसे रह गया हो किसी प्रकार से, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास में कुल 31 वर्ण घोष हैं और 13 वर्ण हमारे पास में अघोष हैं। इसको अच्छे से याद रखना चाहिए। याद रखते हैं तो सबसे पहले सारे के सारे स्वर घोष हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष है, और वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अघोष है, और 3 ऊष्म वर्ण अघोष हैं। तो शेष जितने भी बचते हैं वो सारे घोष हैं। अब कुछ बातें और, कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आता है कि सर जो संयुक्त व्यंजन होता है, जिस प्रकार से मैंने ये एक संयुक्ताक्षर आपके सामने लिखा है, ये घोष है कि अघोष है, ऐसा निर्णय करना होता है। तो चूंकि ये संयुक्त व्यंजन है तो इसमें 2 व्यंजन है, क और क्ष। अब इस दृष्टि से देखें तो क हमारे वर्ग का पहला वर्ण है, यहां आएगा। इसी प्रकार से इस मूर्धन्य षकार को देखें तो ये भी जो है ऊष्म व्यंजन का दूसरा वर्ण है, जो कि ये भी आता है अघोष में, यानी ये दोनों वर्ण मिलकर के अघोष है। लेकिन जरूरी नहीं है कि संयुक्त में सदैव दोनों ही वर्ण अघोष होंगे या दोनों ही वर्ण घोष होंगे, कभी एक अघोष कभी एक घोष भी हो सकता है, ऐसा हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 2 बातें हमारे पास रहती है, एक तो अनुस्वार और एक रहता है हमारा विसर्ग। विद्यार्थियों, ये न तो स्वर है न व्यंजन है, अतः इसे घोष और अघोष की प्रक्रिया में हमें बांटना ही नहीं चाहिए। 2 वर्ण और हमारी वर्णमाला में रहते हैं, विशेष करके उच्चिप ड़ और ढ। इसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से ट वर्ग का कौन सा वर्ण किससे मैच कर रहा है। अगर 3 नंबर के साथ है तो वह 3 में जाएगा, और 4 के रूप में है तो वह 4 में जाएगा। हम घोष अघोष की वर्गीकरण यानी स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो वर्गीकरण किया है, इससे आगे बढ़ना चाहेंगे। विद्यार्थियों, एक 2 नंबर दूसरा एक बड़ा वर्गीकरण आता है हमारे पास में, प्राण वायु। आप तो जानते हैं वायु तो हमारे प्राण ही है, यानी वायु का ही पर्यायवाची प्राण होता है और प्राण ही वायु। पर फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि जो वायु हमारे मुख से निकलती है, जो हम अंदर लेते हैं, जो हमारी प्राण वायु है, उसके आरोह और अवरोह यानी उसके हमारे फेफड़ों से आना और जाना, इस प्रकार की प्रक्रिया में भी कोई विशेष स्थिति आती है। जैसे यदि हम यों कहें कि प्राणवायु की मात्रा कितनी है, हमें इस रूप में देखना चाहिए। जिस समय हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारे फेफड़ों से वायु इस जीभ के सहारे मुख से बाहर निकलती है। कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती है जिसके उच्चारण में हमारी प्राणवायु कम खर्च होती है, और कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती है जिसके लिए हमारी प्राणवायु ज़्यादा उपयोग में आती है। इस दृष्टि से नाम रखे गए अल्प, यानी कम के लिए अल्प होता है और अधिक के लिए इसका विलोम बनाया गया महा। तो 2 प्रकार के वर्गीकरण भेद हमारे सामने आए, अल्प प्राण और महाप्राण। इसे याद रखने का एक सटीक आइडिया है मेरे पास में। विद्यार्थियों, जैसे सारे के सारे स्वर घोष थे, वैसे ही सभी स्वर घोष हैं। इधर देखिएगा, सभी स्वर। इसके अतिरिक्त हमारे पास में जो वर्णमाला रहती है, उसे याद रखने का एक छोटा सा तरीका है हमारे पास में। देखिएगा विद्यार्थियों, जो महाप्राण ध्वनियां होती है, उनकी पहचान इंग्लिश के एच वर्ण से की जा सकती है। H4 हैवी बोलता हूं मैं कई बार, H4 भारी होता है। इस दृष्टि से हम H की सहायता से भी कुछ निर्णय कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने क वर्ग की लाइन लिखता हूं रोमन लिपि में, और इस रोमन लिपि को यदि देवनागरी लिपि, मैं इस देवनागरी लिपि को रोमन लिपि में चेंज कर दूं, जैसे KH, G और GH और N, तो आप देखेंगे कि ख, घ,
इस तरीके से ह और एच की ध्वनि हमारे मुख से निकलती है। इस दृष्टि से 2 नंबर और 4 नंबर वर्ण, वर्ग का दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, महाप्राण वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण। इसके अतिरिक्त जितने वर्ण शेष रहे हैं उसका वर्गीकरण हम ऐसे ध्यान कर सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे साथ में घोष में जो पंचम वर्ण था उसी के साथ में अंतस्थ य, र, ल, व, यूं कह सकते हैं कि अभी जो वर्गीकरण किया उसमें और इसमें एक समानता है। जहां पंचम वर्ण होता है वहां अंतस्थ होते हैं, ऐसा हम लोग याद रखने के लिए देख सकते हैं, वरना हमें सीधा मालूम होना चाहिए कि चारों ही अंतस्थ वर्ण जो हैं वो अल्प प्राण है। इसके अतिरिक्त 4 ऊष्म वर्ण शेष रहते हैं, श, श, स और ये ह। आप ध्यान देंगे ह घोष अघोष में ह इन वर्णों के साथ में नहीं था, जबकि इस वर्ग का है, लेकिन अभी हमारे वर्गीकरण का आधार ही ह की ध्वनि है, तो ह हमारा महाप्राण की ध्वनि में आएगा। मूल वर्णमाला के वर्णों का ही ये हमें प्रयोग देखना चाहिए। ये 2 बातें अगर हमें अच्छे से याद रहती है तो विद्यार्थियों शब्द रचना सीखने के लिए, संधि प्रयोग सीखने के लिए हमें काफ़ी सहायता मिलेगी। मेरा अनुरोध है कि आप लोग इनको अभ्यास करेंगे और याद रखेंगे। आगे बढ़ना चाहता हूँ विद्यार्थियों। इसके बाद हम अगर बात करें पूरी वर्णमाला में से तो कुछ छोटे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, हम रिवीजन कर सकते हैं। जैसे ऐसा प्रश्न आ सकता है, मूल वर्णमाला में वर्णों की संख्या। आप सबको याद रहना चाहिए 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, कुल 44 ध्वनियां हमारी हिंदी में मूल वर्णमाला में आती है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें मूल स्वर, विद्यार्थियों स्वर वर्णों की संख्या 11 है, लेकिन मूल स्वर वर्णों की संख्या 4 है। अब अगर हम लोग आगे देखें तो हम कह सकते हैं दीर्घ स्वर वर्ण हैं उनकी संख्या 7 है, लेकिन इन दीर्घ स्वर में से संयुक्ताक्षर की बात करें हम लोग तो संयुक्त स्वर के रूप में हमारे पास में केवल 4 ही स्वर आते हैं, जिसमें ए, आई, ओ और औ, ये 4 स्वर है। ये अभी की जो बातें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये बिल्कुल सटीक और केवल आपके प्रश्न की दृष्टि से कि इतनी वर्णमाला करीबन 3-4 घंटे पढ़ने के बाद हम इसको कैसे याद रखें, कौन कौन सी बात कहाँ पर है। देखें विद्यार्थियों, एक जानकारी बनती है सजातीय और इसी तरीके से एक बनता है विजातीय स्वर। ऐसे स्वर जो एक ही जाति के हो, ऐसे स्वर जो भिन्न भिन्न जाति से मिलकर के बने हो। आप सब जानते हैं अ और आ, ह्रस्व और दीर्घ दोनों की जाति एक है। इसी तरीके से ई ह्रस्व और ई दीर्घ दोनों की जाति एक है। इसी तरीके से उ ह्रस्व और दीर्घ दोनों की जाति एक है। विजातीय स्वर में ए, ऐ ये दोनों एक प्रकार के, और इसी तरीके से ओ और औ स्वर ये भी विजातीय स्वर कहलाएंगे, क्योंकि ये 2 भिन्न भिन्न अलग अलग स्वर वर्णों के मेल से संयुक्त ध्वनि उच्चारण से बने हैं। देखें कुछ और छोटी बातें हमारे सामने आती है। जैसे अगर हम लोग बात करें अयोगवाह की तो हमें ऐसे ध्यान देना चाहिए कि हमने पढ़ा था अनुस्वार। अनुस्वार एक ऐसी नासिक ध्वनि है जो स्वर के साथ ही उच्चारण किया जा सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक प्रश्न भी बनता है कि अनुस्वार किसका अनुसरण करता है, तो सीधी सीधी बात बनती है कि अनुस्वार जो है वो स्वर का अनुसरण करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं इस तरीके से एक शब्द लिख देता हूं संधि, तो मुझे इस शब्द में एक अनुस्वार सिंबल दिखाई देता है और इस अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, यानी कि ये नासिकीय ध्वनि है। देखें अब यदि ये देखा जाए कि ये स्वर का अनुसरण कर रहा है तो हमें इसको कैसे ध्यान देना है। आप देखेंगे कि इस अनुस्वार से पहले इस व्यंजन के साथ में एक स्वर है और वो स्वर है अ। इसलिए यदि इसका वर्ण विच्छेद करें तो स, अ और फिर ये अनुस्वार, यानी कि हमें इसी क्रम से इसका उच्चारण करना चाहिए, सान और फिर अगला वर्ण ठीक। चलिए ये बात भी क्लियर होती है। स्टूडेंट अनुस्वार के जैसा ही प्रयोग रहता है विसर्ग का। वी और सर्ग से जोड़ करके बना है विसर्ग,
साथ में रहता है, जुड़ता है, लेकिन विपरीत प्रक्रिया से। विपरीत का प्रयोग मीनिंग यह है कि व्यंजन के बाद स्वर आने पर दोनों एक हो जाते हैं संयोग प्रक्रिया से। लेकिन विसर्ग एक ऐसी आकृति है, एक ऐसी ध्वनि है जो कि स्वर के पहले नहीं आकर के स्वर के बाद में आती है। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि जैसे ये अ के बाद विसर्ग आ गया है, या आ के बाद विसर्ग आ गया है, या ई के पश्चात विसर्ग आ गया है, यदि हम शब्द प्रयोग में भी लाएंगे तो किसी न किसी व्यंजन के साथ में ये स्वर होना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक जानकारी रखता हूं, जैसे दूह। अब अगर हम इस विसर्ग का उच्चारण करें तो निश्चित रूप से यह कंठीय ध्वनि है, अ की तरह इसका उच्चारण होता है, लेकिन इस विसर्ग से पहले एक स्वर है और वो स्वर है उ। ये बात आप लोगों को सबको समझ में आ गई है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। विद्यार्थियों, कुछ बातें हमारे पास में प्रश्न के रूप में और हो सकती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न विद्यार्थियों के दिमाग में रहता है, वर्ण। मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ण एक ध्वनि है, और कैसी ध्वनि है आप सब समझते हैं, लघुतम ध्वनि है, जो सबसे छोटी ध्वनि है, और इसका उच्चारण जब करते हैं तो उच्चारण के आधार पर इसमें किसी प्रकार से टुकड़े नहीं होते हैं। ये तो बात स्पष्ट हो गई। कभी आप लोगों के मन में आता होगा ये अक्षर किसे कहते हैं, ये बड़ा प्रश्न है ये। विद्यार्थियों, ये शब्द बनाएं अदन क्षर से। क्षर का मतलब होता है क्षरण होना, या क्षति होना, या टूटना, या कम होना। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन अ कहता है नहीं। अ उपसर्ग सदैव निषेध करता है, आप लोगों को याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट उपसर्ग है अ पर आधारित हमारी परीक्षा पास हो सकती है। इसके इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इतने सारे शब्द नहीं बनते हैं। चलिए, तो जिसमें शरण नहीं होता है वो अक्षर है। अब इस अक्षर की दृष्टि से अगर मैं ध्वनि के रूप में लूं तो एक ऐसी ध्वनि जिसके उच्चारण की दृष्टि से टुकड़े नहीं होते हैं, उसे जब हम वर्ण कहते हैं तो वह एक मौखिक ध्वनि, एक अक्षर ध्वनि है। यानी एक ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है कि अक्षर ध्वनि किस क्रमांक में है। मैं 4 बिंदु आपके सामने रखता हूं, जैसे क, जैसे छ, इसी तरीके से ज्या, और एक चौथा प्रयोग आपके सामने रख दिया है ई। बहुत सरल प्रश्न बना है इस दृष्टि से। आप सब लोगों को समझ में आ गया है कि इसका आंसर नंबर 4 है। ध्यान दीजिएगा, ये एकमात्र स्वर है, और एकमात्र स्वर होने की वजह से ये एक ध्वनि है, एक वर्ण है, और ध्वनि की दृष्टि से ये अक्षर ध्वनि है। जरा ध्यान दीजिएगा, अक्षर ध्वनि, अक्षर ध्वनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यदि यहाँ पर हलंत लगा लेता तो मुझे यहाँ ऑप्शन बदलना पड़ता, क्योंकि इसके साथ में अभी अस्वर है। यदि मैं हलंत न रखूं तो इसके टुकड़े हो सकते हैं, वो भी 2। इसलिए हम इसे अक्षर ध्वनि नहीं कहेंगे। ये तो प्रक्रिया थी ध्वनि की दृष्टि से। अब यदि अक्षर का एक अर्थ और लिया जाए तो अक्षर वह है जिसका कभी शरण नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, ये परम ब्रह्म ईश्वर का पर्यायवाची भी अक्षर, जो कभी खत्म नहीं होता है, उसे भी अक्षर कहते हैं। लेकिन इस दृष्टि से अगर हम बात करें, हम लोग तद्भव में देखते हैं आखर, और हम कहते हैं कि मैंने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, आखर भी नहीं पढ़ा। तो हमारी जो वर्णमाला की जो ध्वनि है, ध्वनि का लिखित रूप जो आता है, उसे भी हम अक्षर के रूप में कहते हैं। तभी तो हम ये कहते हैं कि किसी ने पढ़ाई नहीं की तो हम कहते हैं निरक्षर, यानी उसे अक्षर का ज्ञान नहीं है, यानी उसे भाषा की ध्वनियों का, लिपि का ज्ञान नहीं है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो क भी एक अक्षर है और ईश्वर भी अक्षर है, वो भी एक अक्षर है। अब जैसे ही मैं इसे लिखता हूं तो ये लिखित रूप भी भाषा की दृष्टि में हमारे सामने अक्षर ही कहलाएगा। चलिए, ये बातें स्पष्ट हुई। विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न अब आपके सामने इस रूप में भी हैं। हमें छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, संख्यात्मक दृष्टि से पूछे हैं कि मानक हिंदी वर्णमाला, मानक हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं। तो आप समझ सकते हैं 11 स्वर है, 2 अयोगवा है, 25 स्पर्श व्यंजन है,
4 ऊष्म अंतस्थ है, 4 ऊष्म व्यंजन है और 4 संयुक्ताक्षर है और 2 उत्क्षिप्त है। यदि आप इन सब की टोटल करेंगे तो आपके सामने वर्णों की संख्या 52 आएगी। विद्यार्थियों, मैंने केवल आपके सामने संख्या लिखी है क्योंकि इससे पहले मैं वर्णमाला को काफ़ी विस्तार से आपके सामने रख चुका हूँ। आपको फिर से याद दिला दूँ, स्वर, अयोगवा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन, संयुक्ताक्षर और 2 उत्क्षिप्त, इन सब की संख्या 52 है। भिन्न भिन्न प्रकार की गाइड पुस्तकों से आपको परेशान नहीं होना है। आप गूगल पर एक चीज़ ढूंढ सकते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानक हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि, तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर दृष्टि से मिलेगी। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों, अगर हम बात करें स्वर, अयोगवा और वर्णों की संख्या से आगे, तो हमें कैसा प्रश्न और पूछा जा सकता है। एक प्रश्न ये बनता है कि जैसे मैं आपके सामने रखता हूं क वर्ग का तीसरा वर्ण, आप सब लोग ढूंढ के बता देंगे। इसी तरीके से त वर्ग का पंचम वर्ण। ये प्रयोग मैं आपके सामने इस वजह से लिख रहा हूं कि आपको वर्णमाला का व्यवस्थित दृष्टि से कौन सा वर्ण कितने नंबर पर कहां पर है, यदि ये याद रहेगा तो हम लोगों के लिए संधि सीखने में सुविधा रहेगी। जैसे क वर्ग का तीसरा वर्ण क ख ग हो गया है, इसी तरीके से त वर्ग का पंचम वर्ण न हो गया है। इसी तरीके से प्रश्न यों भी पूछा जा सकता है कि वर्गीय व्यंजन में पहला वर्ग कौन सा है, वर्गीय व्यंजन का दूसरा वर्ग कौन सा है, वर्गीय व्यंजन का चौथा वर्ग कौन सा है और वर्गीय व्यंजन का पंचम वर्ग कौन सा है, या और पंचम वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है। ऐसी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। ये छोटी बातें हैं जो हमारे आगे के ज्ञान के लिए काफ़ी सहायक साबित होगी। विद्यार्थियों, एक प्रश्न ऐसे भी बनता है कि संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण है। अब किस में है, मैं आपके सामने पूरी एक टेबल बना के रखता हूँ 4 वर्णों की। जैसे मान लीजिए क्ष, तो इस तरीके से लिख दिया मैंने छ और इस तरीके से लिख दिया है। सही रूप बताना है कंप्लीटली देख करके, कौन सी प्रक्रिया सही है, ऐसे भी कहा जा सकता था। ये विद्यार्थियों, मैंने आपके सामने 4 ऑप्शंस रखे हैं कि संयुक्त व्यंजन में कौन कौन है, यानी इस दृष्टि से किस क्रमांक को कौन सा ग्रुप, ऐसे भी हम लोग इस प्रश्न को ठीक कर सकते हैं। संयुक्त व्यंजन में संयुक्त व्यंजन का कौन सा क्रमांक शुद्ध है, ये यहाँ हम समझ सकते हैं। आप सब लोग ध्यान देंगे, यहाँ कुल 3 ध्वनियाँ हैं। निश्चित रूप से ये 2 व्यंजन होते हैं, पर इसमें अभी अस्वर नहीं है, इस दृष्टि से ये गलत माना जाएगा। अगर यहाँ आए तो ये तो पूरी प्रक्रिया ही मैंने गलत नोट की, आप समझ सकते होंगे। इसका सही रूप हमारे सामने जो है ज और य पंचम वर्ण के रूप में रहता है। अगर हम त्र की बात करें तो ये त और र, आप देखेंगे पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और बाद वाला व्यंजन स्वर सहित होता है। वर्ण त और र होते हैं, लेकिन ये हलंत यदि त के साथ में होता तो 3 नंबर भी ठीक हो जाता। अगर हम बात करें श्र की, तो यहाँ पर श और र जिसमें अस्वर है और र में अस्वर दे रखा है, आप सब समझ गए होंगे कि मेरा आंसर यहाँ पर 4 नंबर बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं 2-3 प्रश्न आपके सामने और रखता हूँ। श ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठ। बहुत आसान प्रश्न है ये, मुझे मालूम है। ऑब्जेक्टिव लिखने से पहले ही आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि इसका आंसर सही क्या होगा, और याद रखने का एक अच्छा तरीका देखिएगा। हमारे पास में जो ऊष्म व्यंजन है वो 4 होते हैं। इन चारों ही ऊष्म व्यंजन को याद रखने के लिए 1 से 3 के लिए बहुत सटीक आइडिया होता है। यदि हम लोग इस
इस चित्र को लेकर के आगे बढ़ें तो आप समझेंगे कि इस रूप में होना चाहिए। यदि मैं ये कहूँ कि ये तालु है और ये 2 नंबर से उच्चारित होता है, अगर हम लोग प्रैक्टिकल करके देखें तो हमारी जीभ ऊपर तालु तक जाएगी। इस तरीके से उच्चारण कर सकते हैं। जरा मेरी तरफ ध्यान देंगे, श श स और अंतिम वर्ण ह, तो हमारा मुख खुलता है। चलिए इस प्रश्न को भी यहाँ से हटाते हैं। नेक्स्ट स्थिति में हम लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि किस क्रमांक में उत्क्षिप्त वर्ण का प्रयोग हुआ है। देखिएगा, मैं 4 क्रमांक रखूंगा। अब जिस व्यक्ति को मालूम है कि उत्क्षिप्त कौन कौन से होते हैं वो उसे ढूंढेगा। मान लीजिए मैंने एक शब्द लिख दिया है, जैसे तीसरा प्रश्न, यस विद्यार्थियों, चारों ही बहुत अच्छे शब्द बने हैं। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि उत्क्षिप्त पहले होते कौन से हैं, इस बात को देखें। उत्क्षिप्त ड़ और ढ होते हैं। कुछ विद्यार्थियों के मन में यदि आंसर नंबर 1 है तो ध्यान दीजिएगा, ये क वर्ग का पंचम वर्ण है। 2 नंबर किसी दृष्टि से नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसमें 2 संयुक्ताक्षर आए हैं, पर उत्क्षिप्त नहीं है। 3 नंबर में और 4 नंबर में भ्रांति होने का भय रहता है। भ्रांति यानी कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। लेकिन 1 नंबर का जो आरंभिक वर्ण है उसके नीचे यानी उसके पाँवों में किसी प्रकार की कोई बिंदी लगी हुई नहीं है। इसका मतलब ये सामान्य ढ है, और अगर ऐसा है जिसके नीचे बिंदी लगी हुई तो वह उत्क्षिप्त वर्ण है। निश्चित रूप से आपका आंसर नंबर 4 होगा। देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। घोष वर्ण किस क्रमांक में है, अभी पढ़ाएं आपको। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। मैंने ऐसे घोष आघोष का प्रयोग करना है। जैसे नंबर मान लीजिए क, इसी तरीके से नंबर 2 में ले लेते हैं हम लोग ट, नंबर 3 में ले लेते हैं छ, और नंबर 4 में आपका वर्ण है विद्यार्थियों ये ब। तो हम लोगों को चूंकि एक बात ध्यान देनी चाहिए कि मैंने आपके सामने जितने भी वर्ण लिखे हैं वे सारे व्यंजन लिखे हैं, स्वर लिखे ही नहीं है, क्योंकि सारे स्वर घोष होते हैं तो स्वर का प्रयोग मैंने नहीं किया। अच्छा, एक बात और भी सामने स्पष्ट है कि सारे स्पर्श व्यंजन लिए हुए हैं। तो स्पर्श व्यंजन की बात करें क, च, ट, त और प, तो आप सब जानते हैं कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा घोष होता है। देखिएगा, क वर्ग का पहला वर्ण है इसलिए घोष नहीं है ये। च, छ वर्ग का दूसरा वर्ण है इसलिए घोष नहीं है। अगर हम यहाँ बात करें तो ये ट वर्ग का पहला वर्ण है और ये भी घोष नहीं है। लेकिन अगर हम ब की बात करें तो प, फ, ब ये वर्ग का तीसरा वर्ण है, अतः इसी वर्ण को हमें घोष के रूप में देखना चाहिए। चलिए सर, ये बात भी आपकी क्लियर होती है। अब हम एक बहुत बड़े बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, जिस बिंदु को हमें बचपन में अच्छी तरीके से सीखने का अवसर या तो नहीं मिला है या हम लोगों को इस प्रकार का अभ्यास नहीं करवाया गया है। विद्यार्थियों, मेरे पास में स्वर है 11। हम लोग यहाँ एक विशेष बात सीखना चाहते हैं, 12 खड़ी। आप सब जानते हैं बचपन में हमने खूब याद की है, गीत गाते गाते खूब लंबे लंबे लय में हम गाते थे और बड़ा समूह गान के रूप में ये 12 खड़ी एक कविता के रूप में हम लोगों ने सीखी है। वैसे वास्तविकता यह है कि 12 खड़ी अधिकतम वर्णों पर लागू नहीं होती है और कुछ वर्णों पर 13 खड़ी भी बनती है। इस बात को देखेंगे अभी थोड़ी देर में। हमारे पास में जो स्वर है, यदि हम उनको एक बार लिखें, आ, ई, उ, रे, ए, आई, ओ और 11वां वर्ण औ। विद्यार्थियों, मैं यहाँ एक प्रयोग करना चाहता हूँ। अगर हम लोग बात करें तो अ के साथ अनुस्वार और अ के साथ में विसर्ग।
कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आज, जिसे हमें थोड़ा सावधानी से सीखना चाहिए। देखिएगा, अगर हम लोग इनकी पहचान कहें, वैसे पहचान मात्रा कह सकते हैं इसे। मात्रा तो वैसे स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय है, पर उस मात्रा की पहचान कैसे की जाए? तो अ एक ऐसा स्वर है जिसकी किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं होती है, यानी कि मैंने केवल सिरोरेखा का सिंबल किया है अ के लिए। इसकी दाएं बाएं ऊपर नीचे कोई मात्रा हमारे सामने नहीं आती है। विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। आप लोगों को बता दूं, इससे हम शब्द की रचना सीखेंगे अच्छी तरीके से। जैसे आ स्वर है तो इसके दाईं तरफ जो है एक खड़ी पाई बनेगी, और ई ह्रस्व स्वर में बाईं तरफ से मात्रा आएगी। ये दीर्घ में दाईं तरफ से लेंगे। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, मैं इस ह्रस्व और दीर्घ ऊ स्वर को किस तरीके से पाँव में एडजस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं री स्वर, फिर ए, आई, ओ और ये औ। ये हमारी जानकारी बनी। अगर हम लोग इस तरीके से अगर लाइन को भी चेक करें तो देखिएगा कि किस तरीके से ये जो स्थिति हमारे सामने आती है। इस बात को भी हम ध्यान दे सकते हैं कि जो मात्रा ऊपर है वो ऊपर रहेगी, जो नीचे है नीचे रहेगी। इस क्रम से हमें आगे बढ़ना है। देखिएगा, जैसे मेरे पास में मान लीजिए क व्यंजन है और इसके साथ में हम स्वर की मात्राएं जोड़ेंगे तो हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए। सुन लीजिएगा, यदि किसी व्यंजन के नीचे हलंत है तो विद्यार्थियों वह व्यंजन अपने मूल रूप में स्वर रहित है, वह अकेली ध्वनि है। और उस व्यंजन के साथ स्वर तभी आ सकता है जब व्यंजन पहले होगा और स्वर बाद में होगा। ये तो दो बातें हुई। तीसरी बात यह है विद्यार्थियों कि यदि किसी एक व्यंजन के साथ एक स्वर आ गया है, चाहे वो अस्वर ही क्यों नहीं है, तो फिर उसके साथ में और कोई भी दूसरे स्वर की मात्रा नहीं आ सकती है। जैसे ये का, विद्यार्थियों यहाँ एक आकृति बनी है पर ध्वनियों की संख्या 2 है। पहले एक व्यंजन है और फिर साथ में अस्वर है। इसी तरीके से मैं दूसरा वर्ण लिखता हूँ का, तो आप देखेंगे कि एक व्यंजन है और एक स्वर है। इसी तरीके से ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु आपके सामने, छोटे बच्चों के लिए बड़ी समस्या रहती है जब उनको लगता है कि व्यंजन पहले और स्वर बाद में है, तो इसमें फिर ये एक ही मात्रा पहले क्यों है। ये इस स्वर की अपनी एक प्रॉब्लम बहुत पहले से ही चली आ रही है, जिसको हमें इसी रूप में लेकर के चलना पड़ेगा। पर एक बार हम अगर विद्यार्थी को बता दें तो फिर ये बार बार समस्या नहीं रहती है। देखिएगा विद्यार्थियों, दीर्घ ई कि वैसे ही अगर हम इसके साथ में ऊ की मात्रा लगाएं तो इस तरीके से एडजस्ट करनी चाहिए। और फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति आपके सामने आई है, उच्चारण करेंगे तो बनेगा क्री, न कि क्र। फिर से सुनिएगा, क्री न कि क्र। जैसे हम कुछ शब्द बना करके भी बात करेंगे, वैसे क के साथ के ए स्वर, इसी तरीके से आई स्वर, ओ और फिर ये औ स्वर। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है ये जानकारी। देखिए, इसकी सिरोरेखा पर कोई मात्रा नहीं है, पर इसकी एक मात्रा बनेगी तब जब वह स्वर के साथ जुड़ेगा। इसी तरीके से हम अगर अगले स्वर की बात करें तो जिसकी सिरोरेखा पर एक मात्रात्मक स्थिति दी हुई है, व्यंजन के साथ में 2 हो जाती है। हम अभी इसका वर्ण विच्छेद करके भी देखेंगे। इसी तरीके से अगर अनुस्वार की बात की जाए तो अ, अनुस्वार, अ और ये विसर्ग। इसका प्रयोग इस तरीके से आएगा, कं और ये कह। ये स्थितियां हमारे सामने रहेगी, इस बात को हमें समझना चाहिए। विद्यार्थियों, अब हम एक कोशिश करते हैं कि हमारे पास में यदि कोई शब्द की प्रक्रिया हमें दी जाए, अक्षरात्मक लिपि को एडजस्ट करने के लिए कोई नया शब्द बनाना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। छोटे बच्चों को ये विशेष रूप से चैप्टर सिखाया जाता है। ये जो पाठ चल रहा है ये कंप्लीटली हर उस विद्यार्थी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो किसी भी प्रकार की हिंदी की वर्णमाला को सीख करके किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करना चाहता है। देखिए, आप लोग इधर देखेंगे, मैंने एक शब्द लिखा है ऐसे, क, अ, म, अ, ल, अ। गौर कीजिएगा विद्यार्थियों, ध्वनियों का जब हम योग करते हैं तो हमारा नियम यह कहता है कि व्यंजन के बाद में स्वर, व्यंजन के बाद में स्वर। इस दृष्टि से हमारा प्रयोग बनता है क, म, ल। ये छोटे बच्चों की पुस्तकों में होता है। हो सकता है पहले ये प्रयोग कम हुआ हो, लेकिन अब बच्चों की पुस्तकों में ये सारी चीज़ें अच्छे से देखने को मिलती है। देखिएगा, इसको भी हम लोग प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि मुझे अगर शब्द दे दिया जाए
इस तरीके से ये अलग अलग है। ये वर्ण चार हैं और चारों ही वर्ण अलग अलग रखे हुए हैं। एक प्रकार से अभी ये वर्णनात्मक स्थिति है, वार्णिक प्रयोग हमारे सामने है। अगर हम इसे हिंदी की अक्षरात्मकता में लाने का प्रयास करें तो एक स्पेलिंग, एक शब्द सामने आएगा। इनके बीच में जो मैंने गैप रखा है उसकी वजह यह है कि हम इनको अभी तक एक साथ उच्चारण नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक साथ उच्चारण किया जाए तो क के साथ री स्वर का प्रयोग होगा, उच्चारण बनेगा ट्री, और प के साथ में आ स्वर का उच्चारण बनेगा और बनेगा शब्द पा। अगर हम लोग इसका सही उच्चारण करना चाहें तो शब्द बनेगा मेरे विद्यार्थियों कृपा। मैं कुछ ऐसे ही प्रयोग आपके सामने रखूंगा उच्चारण की दृष्टि से ताकि आप सीख सकें। मैं ये पूरा प्रयोग आपसे निवेदन करता हूं कि इसका अभ्यास किया करें आप लोग घर पे, पर भिन्न भिन्न व्यंजन वर्णों के साथ में। अब एक स्थिति बनती है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद की प्रक्रिया हमें यह कहती है कि जो वर्ण योग से जुड़े हुए हैं उन्हें अलग कीजिए। हम संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं, हम कोई समास का विग्रह नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल सीख रहे हैं वर्णों का विच्छेद करना। जैसे एक इंपॉर्टेंट शब्द मेरे सामने है कृषि। आप सब लोग समझ गए होंगे कि इसे हमें कैसे समझना चाहिए। देखिएगा, क व्यंजन है, री स्वर है। जैसे ही व्यंजन से स्वर अलग किया जाएगा हलंत लगेगा। आगे बढ़ते हैं, श और फिर ये ई, और यहाँ पर भी हलंत लगेगा। इस बात को बड़े ध्यान से देखना है कि कृषि शब्द देने के पीछे दो कारण थे। एक तो मैं इस री स्वर का अभ्यास करवाना चाहता हूँ आपको, और एक जो ह्रस्व स्वर है इसका भी अभ्यास करवाना चाहता हूँ। क्योंकि ह्रस्व स्वर व्यंजन के पहले दिखाई देता है, लेकिन जब अलग किया जाए, वर्ण विच्छेद किया जाए, तो यह निश्चित रूप से जो है व्यंजन के बाद आता है। चलिए, ये प्रयोग भी आप लोग समझ पाए होंगे। एक प्रयोग और रखते हैं। से मान लीजिए कि मैंने एक शब्द लिखा है कौशल। देखिएगा, क व्यंजन, औस्वर, क्ष, अ, ल, हलंत और अ। जैसे ही स्वर को अलग किया हलंत लगाया गया, यहाँ पर भी स्वर को अलग किया हलंत लगाया गया, और इसी तरीके से यहाँ पर भी स्वर को अलग करके हलंत लगाया गया। हलंत के बारे में पहले बहुत बार बोल चुका हूँ कि हलंत व्यंजन के साथ लगता है, और जब व्यंजन के साथ लगता है तो बाएं से दाएं की तरफ झुका हुआ होता है, और व्यंजन को स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो भ्रांति हो जाती है कई बार। चलिए, मैं एक नया शब्द और आपके सामने लाता हूं, जैसे दैत्य। विद्यार्थियों, यहाँ कुछ खास बात सीखने के लिए हमारे सामने आती है। व्यंजन सबसे पहले द। अब देखिएगा, द पर जो मात्राएं लगी हुई है वो दो है, और ऐ स्वर जो है वो इस तरीके से होता है। ये बात मैं आपके सामने पहले भी बता चुका हूं कि इस स्वर की मात्रा एक व्यंजन के साथ और इस स्वर की मात्रा व्यंजन के साथ में दो के रूप में आती है। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो हमारे पास में ऐ स्वर जिसमें एक मात्रा लगानी चाहिए। त व्यंजन की खड़ी पाई पहले से ही नहीं है, ये स्वर रहित है, यानी इसके साथ खड़ी पाई नहीं है तो किसी प्रकार का स्वर नहीं है। मैं इसे आधा व्यंजन नहीं बोलूँगा, जैसे नहीं बोलूँगा, पर बोला है इस रूप में कि आप इस बात को याद रखेंगे जी। अब ये त के साथ में हलंत है, उच्चारण बनेगा दैत्य। दैत्य किस प्रकार से ये शब्द बनाएं, आने वाले समय में हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, ये तो थे वर्ण का संयोग करना, वर्ण का विच्छेद करना और नए शब्द की प्रक्रिया में जाना। आप लोगों ने देखा होगा मैंने यहाँ संयुक्ताक्षर नहीं रखे हैं। संयुक्त व्यंजनों को कैसे हल करेंगे, कैसे समझेंगे, ये प्रक्रिया जो है एक बड़ा विषय है जो कि हमारे सामने अभी आएगा। मैं एक छोटा प्रयोग आपके सामने और रखना चाहूँगा कि जब हम इन शब्दों को बनाते हैं, लिखते हैं, तो कुछ बातों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए उसके लेखन के समय। चलिए विद्यार्थियों, बिंदु बनता है अगला वर्तनी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आज हम लोग वर्णमाला का जो शेष रह गया काम देखा हमने, वर्णों का वर्गीकरण देखा हमने, स्वर की मात्राएं देखी हमने, व्यंजन के साथ कैसे स्वर की मात्राएं जुड़ती उसका प्रयोग किया, वर्णमाला पर आधारित कुछ प्रश्न आज हमने देखा। एक बड़ी जानकारी आज हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं।
वर्तनी का सीधा और सरल अर्थ देखा जाए तो बनता है शब्द रचना। यदि मुझे शब्द की रचना करनी है तो बारकड़ी वाले प्रयोग के अतिरिक्त और कौन कौन सी बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए। मैं इसकी परिभाषा बनाता हूं, देखिएगा। शब्द में प्रयुक्त वर्णों की क्रमिकता, यानी कि मैं किसी शब्द को लिखता हूं या कोई शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है तो उस शब्द में जो जो वर्ण प्रयुक्त हुए हैं उन वर्णों का क्रम क्या है। अब आप कहेंगे सर क्रम तो वैसा ही होना चाहिए जैसा शब्द में लिखा है, किंतु हमारी लिपि थोड़ी सी कठिन भी बनती है। जितनी शुद्ध और जितनी वैज्ञानिक है उसमें कुछ कमियां या दोष भी हम लोग कह सकते हैं। जैसे इंग्लिश की बात करें अगर हम लोग तो उसकी लिपि रोमन है। रोमन लिपि में यदि आप इस तरीके से एक स्पेलिंग लिखते हैं तो ये आपके सामने आती है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है 7 ध्वनियाँ इसमें दिखाई देती, GRAMMAR, इतनी ध्वनियाँ हैं और सारी ध्वनियाँ पास पास में हैं, ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन इनकी सिरोरेखा नहीं है, क्योंकि इनके रोमन लिपि में सिरोरेखा की कोई प्रक्रिया प्रावधान नहीं है, यानी कि सातों ही वर्ण अलग अलग बैठे हैं। लेकिन मैं इसी प्रकार का शब्द अगर हिंदी में आकर के बनाने की कोशिश करता हूँ, मान लीजिए मैं देवनागरी में लिखता हूँ तो ऐसे लिखा जाएगा, ग्रामर। उच्चारण पता नहीं और भी कोई हो सकता है इंग्लिश के शिक्षकों के रूप में, पर मेरी दृष्टि में ये ग्रामर उच्चारण बनाए। अब यदि मैं ये देखूं ग्रामर में तो आप कहेंगे सर ये गा और ये र ग्रा, या काफ़ी डिफिकल्ट कंडीशन बन रही है हमारे सामने। अब इस प्रकार की प्रक्रिया में कौन सी ध्वनि पहले है कौन सी बाद में है, यदि हमें इस बात का ध्यान नहीं है तो विद्यार्थियों नवीन शब्दों की रचना प्रक्रिया मालूम नहीं रहेगी, और सबसे बड़ी बात यह कि हम उच्चारण नहीं कर पाएंगे। कभी आपने ध्यान दिया हो तो ये जो एक शब्द हमारे सामने आ रहा है पिछले काफ़ी दिनों से, पिछली जो कक्षाएं हुई उसमें, इसको हम लोग पता नहीं जैसा प्रयोग चल पड़ा है, आदत पड़ी है, वैसे हम उच्चारण कर लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, ह्रस्व लिखा हुआ है, सबको पता है, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं इस तरीके से लिख देता हूं, देखिए ये भी एक बड़ी विचित्र प्रक्रिया हुई है। यानी कि हमें मालूम होना चाहिए कि इस ह व्यंजन के साथ में ये री स्वर है और ये ह व्यंजन के साथ में ये र व्यंजन है, ह के साथ में र। यदि हम लोगों को मालूम हो कि ये र है तो हम र के रूप में पढ़ेंगे। यदि ये पता चल जाए कि ये री है तो हम इसका उच्चारण री के रूप में करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को इस वर्तनी नामक बिंदु में बड़े स्तर का जो बिंदु देखना है वो इस तरीके से है। मान लीजिए मैं आपके सामने एक शब्द रखता हूँ, आशीर्वाद। तो विद्यार्थी ये नहीं समझ पाता है कि ये जो ऊपर जो रैफ के रूप में है, विद्यार्थी इसे कुछ लोग कहते हैं, अब ये उड़ के कहाँ जाएगा ये नहीं समझ में आया मुझे तो आज तक, ठीक है ना। तो ये सिरोरेखा के ऊपर बैठा है। इस प्रकार की प्रक्रिया को रैफ कहते हैं, हमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए। जो मन में आए उस तरीके से तुक्के न लगाएं तो बेटर रहता है। देखें हिंदी की जो देवनागरी लिपि है इसकी कुछ बातें बनती है। बातें यह बनती है कि जैसा मौखिक प्रयोग होता है, यानी कि जिस तरीके से इसे बोला जाता है उसी तरीके से इसे लिखा जाता है, यानी इसके बोलने का क्रम ही इसका लिखने का क्रम होगा, यानी मौखिक से ही लिखित प्रक्रिया बनती। यदि मैं इस शब्द का उच्चारण करता हूं आशीर्वाद, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि इस र जो ये व्यंजन है इसका उच्चारण मैं इस ई और व के मध्य में कर रहा हूँ। इस बात को हम लोग प्रयोग से सीखते आए आज तक, लेकिन कुछ ऐसी बातें आज हम देखेंगे जिससे हमेशा हमेशा की ये समस्याएं सॉल्व हो जाए। विद्यार्थियों आज के इस वर्तनी नामक बिंदु का हमारा एक पहला हेडिंग इस रूप में रहेगा और वो है संयुक्ताक्षर बनाना। संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें स्टैंडर्ड रूप से मानक रूप से 4 है, और इस संयुक्ताक्षर की परिभाषा को एक बार देख करके वापस आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे दो भिन्न भिन्न व्यंजन वर्णों के परस्पर
यूं भी कह सकता था कि मेल से बना बना समूह वो संयुक्त व्यंजन के रूप में हमारे सामने आएगा। यहाँ हम एक बात नोट कर सकते हैं, हमेशा के लिए याद रखना चाहिए, जब भी संयुक्ताक्षर की प्रक्रिया बनेगी तो उन दो व्यंजन वर्णों में एक बहुत बड़ी बात रहेगी कि वे पहले तो दोनों ही भिन्न भिन्न हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है एक जैसे हो, लेकिन जब वे दोनों ही वर्ण एक जैसे होते हैं तब हम उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन, और जब अलग अलग होते हैं तब हम उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। लेकिन संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन दोनों में एक बात बड़ी कॉमन है कि जो उन दो व्यंजन वर्णों में से पहला वर्ण होगा यानी प्रथम वर्ण होगा मेरे विद्यार्थियों, वह स्वर रहित होगा। यदि प्रथम वर्ण स्वर रहित नहीं है तो वे कभी भी संयुक्त के समूह में हमारे सामने नहीं आएंगे या कोई संयुक्त व्यंजन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। चलिए देखें, एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड, यूजीसी, जितनी भी संस्थाएं विद्यार्थियों की पढ़ाई के संबंध में पढ़ना और पढ़ाने की प्रक्रिया को जो सरल बनाने की कोशिश करती है, उन सब का ध्यान यह रहता है कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को सरल किया जाए ताकि बच्चा आसानी से उसे सीख सके और वो जीवन में प्रयोग कर सके। देखें, विशेष करके एनसीईआरटी की बात करते हैं तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, या देवनागरी लिपि का मानकीकरण केंद्रीय हिंदी निदेशालय से होता है, तो हमें एक विशेष नोट लगाना चाहिए और ये कहा जाता है, जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्वर रहित व्यंजन के स्वर रहित व्यंजन के लिए हलंत का प्रयोग, यदि कोई व्यंजन स्वर रहित है तो विद्यार्थियों वहाँ हलंत का प्रयोग करना चाहिए। वो चाहे कोई भी व्यंजन हो, यदि हलंत लगा दिया जाए तो वह कॉमन जानकारी हो जाएगी। इसे यूँ भी कहा जा सकता है, ये सामान्य नियम है। सामान्य नियम वह होता है जब किसी प्रकार की अन्य नियम प्रक्रिया मालूम नहीं हो तो कॉमन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, सामान्य नियम का प्रयोग हमें करना चाहिए। देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास में शब्द है द्वारा, आपने बचपन से ऐसे देखा होगा। गौर करना चाहिए इस बात के लिए कि ये द बनाया और द के जो पाँवों में है वो वह है। जरा ध्यान दीजिए, हम लोगों को द्वारा उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। द्वारा, इसका मतलब हम व नहीं पढ़ रहे हैं, वा पढ़ रहे हैं, और दा नहीं पढ़ रहे हैं, और जबकि उच्चारण द का पहले हो रहा है, द्वारा। ये यदि हलंत का प्रयोग करके छोटे बच्चों के सामने ये बात रखी जाए या बचपन में हमारे सामने भी ऐसी बात रखी जाती तो आप लोगों के लिए ये प्रक्रिया बहुत ही सरल महसूस होती। देखें, इसी तरीके से मैंने एक शब्द लिख दिया है चक्र। उच्चारण हम लोग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पता नहीं कैसे हमारी आदत हो गई है, हम ये नहीं समझ पाते हैं पहले कौन है बाद में कौन है। क्योंकि हमारा अभ्यास थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड से रहा है तो हम लोग इसको सीखते हैं चक्र। तो ये हो गया आपके च, यानी कि च के साथ में अस्वर है, क्र। हाँ, चक्कर नहीं है भैया, चक्र है। तो चक्र में ये क र, इसका मतलब यहाँ क स्वर रहित है तो हलंत लगाना चाहिए। यदि यह शब्द हमें इस रूप में बचपन से सिखाया जाता तो हमें ध्यान में रहता कि क स्वर रहित है और ये जो है वर्ण वो और कोई नहीं है, र है। पर चूंकि हमारी परंपरा से जो प्रक्रिया चली आ रही, जो ट्रेडिशनल प्रयोग हमारी हिंदी की वर्णमाला को लिखने का बना है, हम उसको इतनी आसानी से छोड़ भी नहीं सकते हैं, पर हम दोनों बातों को कंपेयर करके आगे बढ़ सकते हैं। एक बार यदि इन बातों को सीख लिया जाए तो हिंदी भाषा की पुस्तक पढ़ने में ही नहीं, हमें अन्य भाषा की पुस्तकें या अन्य विषय को पढ़ने में भी देवनागरी लिपि सहायक साबित हो सकती है। विद्यार्थियों, इसे यहाँ से हटा देते हैं। चलिए एक प्रयोग और करते हैं, फिर बात करते हैं। मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा है इस तरीके से सम्मान। आप देखेंगे कि ये म जो है प्रक्रिया सामने आई, मैंने द्वित्व प्रयोग करने का प्रयास किया है। यहाँ इस म की खड़ी पाई को हटा दिया गया है। यदि इसे हटा दिया गया तभी तो हमारे दिमाग में आता है आधा, जबकि किसी भी ध्वनि को आधा किया ही नहीं जा सकता, और जिस ध्वनि को आधा नहीं किया जा सकता वही तो वर्ण है हमारा, वही तो हमारी मूल ध्वनि है। इस दृष्टि से यदि हमें ये कहा जाता बचपन में
कि ये शब्द वास्तव में इस तरीके से है और यहाँ म स्वर रहित है, तो हम समझ पाते कि इसकी खड़ी पाई यहाँ से क्यों हटाई गई है। अब हमें यह सीखना है कि कब र पाँव में आएगा, कब र को रैफ के रूप में ऊपर लिखा जाएगा, कब खड़ी पाई हटेगी, कब कौन सा व्यंजन किसके साथ जुड़ेगा। ये संयुक्ताक्षर के जो अन्य अनेक प्रयोग है उसको हम अभी पूरा करने का प्रयास करते हैं। अगर इस बात को देखते हैं तो हमारे सामने एक बिंदु बनता है, वर्णों की आकृति। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा इस बात की तरफ, जो व्यंजन वर्ण होते हैं इनकी आकृति को हमें देखना चाहिए। हमारी हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की आकृति 4 प्रकार की होती है। देखिए कितने विशेष बातें हैं, आप लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा, ये छोटी छोटी बातें होती है जिसको हम नोट करते हैं। तो 4 प्रकार की आकृति होती है। नंबर 1 इस प्रकार का वर्ण होता है, बहुत ज्यादा वर्ण है इस टाइप से। देखिए मैं कुछ वर्ण और बनाता हूं, शायद आप समझ पाए। यहां पर क्रम फॉलो नहीं किया गया है, ये प्रयास किया गया है कि वे वर्ण यहां लिखे जाएं जो एक जैसे लगते हैं। इसी तरीके से भ हो सकता है, यहाँ ब भी हो सकता है, यहाँ थ भी हो सकता है, देखिए घ भी हो सकता है, ध भी हो सकता है, बहुत सारे वर्ण हो सकते हैं। एक नंबर 2 स्थिति है जो इस तरीके से आपके सामने वर्ण लिखे। मेरे विद्यार्थियों ये 2 ही वर्ण है यहाँ पर। तीसरी स्थिति ये बनती है जिसमें मैं आपके सामने ये एक वर्ण लिख रहा हूँ, इसके अतिरिक्त आप च वर्ग का ये वर्ण देख रहे हैं। इसी तरीके से ट है, ठ है, ड है और भी हो सकता है एक आध वर्ण। और यहाँ एक विशेष वर्ण है र। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे देखिए आप ध्यान देंगे तो द होता है, ढ होता है और ह होता है। ये काफ़ी सारे वर्ण हैं, शायद 8 वर्ण होने चाहिए यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, ये 8 व्यंजन वर्ण इन 3 नंबर की स्थिति में आते हैं और 4 नंबर में एक अकेला ही वर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ण है हमारी हिंदी भाषा लिपि, देवनागरी लिपि की दृष्टि से इसका बहुत महत्व रहता है और इसको अच्छे से सीखना चाहिए। आप लोग देखेंगे कि मैंने 4 ग्रुप बनाए हैं। नंबर 1 जो स्थिति लिखी है इसमें पूर्ण खड़ी पाई है, खड़ी पाई है और पूर्ण खड़ी पाई है। लेकिन इस पूर्ण खड़ी पाई की एक और बड़ी बात है, पूर्ण खड़ी पाई और वो भी व्यंजन वर्ण के अंत में। देखिए सबसे लास्ट में दिखाई दे रही है खड़ी लाइन। 2 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर खड़ी पाई है और वो भी मध्य में खड़ी पाई है, ये खड़ी पाई मध्य में आई हुई है। अगर हम 3 नंबर के वर्ग को देखें तो खड़ी पाई है पर थोड़ी कम है, आधी खड़ी पाई है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर अर्ध खड़ी पाई है, इसे हम यूँ भी कह सकते हैं अर्ध खड़ी पाई वाले वर्ण। नंबर 4 में आते हैं तो र, जिसमें खड़ी पाई का नाम कहीं पर आएगा ही नहीं, यानी कि र की स्थिति अपने आप में डबल स्टार है, ये विशेष है, इस बात को हम समझ सकते हैं। विद्यार्थियों ये बात हमें संयुक्ताक्षर के लिए काफ़ी कुछ हेल्प करेगी। इस बिंदु को हम अगले क्लास के रूप में देख सकते हैं या अगली प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूं और नई हेडिंग के साथ में नए प्रयोग की दृष्टि से आपके सामने बिंदु लिखा हूं, भाग्य। देखिए ग स्वर रहित है, मैंने हलंत का प्रयोग कर दिया है और अगर इस बात को लिया जाए तो ये शब्द ऐसे लिखा जाएगा, भाग्य। अब विद्यार्थियों आप सोचते होंगे संयुक्ताक्षर कौन सी प्रक्रिया में बनी। मानक हिंदी वर्णमाला के जो 4 वर्ण हैं उसमें संयुक्त को लिखने के नए फॉन्ट हमारे पास में है, ऑलरेडी है, हमने नए इजाद किए हैं। लेकिन अगर हम सैकड़ों बनेंगे क से ह तक में संयुक्ताक्षर, तो हर जगह तो नए फॉन्ट नहीं बना सकते थे। फॉन्ट बनाने की प्रक्रिया में काफ़ी हम उलझ जाते हैं, लेटर बनाने की प्रक्रिया में, इसलिए हमने ये कुछ सरल आइडियाज़ यूज़ किए हैं, जैसे इसकी खड़ी पाई को हटाया। ऐसा ही एक प्रयोग अगर हम लोग देखें तो मेरे पास में शब्द है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये, भावात्मक दृष्टि से ये माँ की क्षमता है ये। देखिएगा प वर्ण हमारा स्वर रहित है, हलंत लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसकी खड़ी पाई को हटा देता हूँ। इसके अतिरिक्त दुनिया भर के शब्द बनते हैं, अन्य अनेक प्रयोग आते हैं हमारे सामने संयुक्ताक्षर के लिए। देखिए मैंने एक शब्द लिखा है आपके सामने, म स्वर रहित है। आप लोग समझ गए हैं कि एक ऐसा वर्ण जिसके अंत में खड़ी पाई हो और उसे अगर हमें संयुक्ताक्षर के रूप में लाना हो तो हमें उसकी खड़ी पाई को हटा देना चाहिए, वह संयुक्त प्रक्रिया मानी जाएगी। तो विद्यार्थियों हमारा एक बिंदु समाप्त होता है,
जिसका नाम है अंत में पूर्ण खड़ी खड़ी पाई को हटा देना ही अगले व्यंजन के साथ में वो संयुक्त माना जाएगा। 2 नंबर की स्थिति, अगर हम 2 नंबर की प्रक्रिया में आए तो हमारे पास में 2 वर्ण रहते हैं। वैसे ये भी लिख देते हैं, मध्य खड़ी पाई। मध्य खड़ी पाई में नंबर 1 क और नंबर 2 फ। विद्यार्थियों आप देखेंगे जैसा हमने 1 नंबर में खड़ी पाई को हटाया था वैसा क और फ के लिए संभव नहीं है, तो हमने स्वर रहित के लिए एक बेसिक तरीका तो है हमारे पास में, हलंत लगाओ। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम लोग देखें फ के रूप में, देखिएगा जैसे उच्चारण करते हैं मुफ्त। हाँ देखिए मैं इसका अशुद्ध उच्चारण भी कर लेता हूं, मुफ्त। मुफ्त नहीं है ये, मुफ्त, क्योंकि फ में किसी प्रकार का स्वर नहीं है। देखिए अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों को देखते हैं, फ्यूज। और भी कोई शब्द बनाया जा सकता था, फ्यूल। ऐसे भी कुछ शब्द हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये फ हमारा स्वर रहित है और ये भी फ स्वर रहित है, पर थोड़ा सा हमें संभल के काम करना चाहिए। देखिएगा इन दोनों की आकृति में बहुत कम अंतर है। अगर आप लोग ध्यान दें तो ये जो क वर्ण है इसमें यहाँ से घुमा हुआ है, व की तरह बना हुआ है, और अगर फ की बात करें तो ये प बन करके फिर फ बनता है। देखिएगा जैसे ये प और ये फ हो गया। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ क की, तो ये लाइन तो इधर घूमती है, लेकिन ये इस बात का यहाँ ध्यान रखना चाहिए। ये छोटे बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होती है, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है। हम जब किसी पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं तो हमें समझने में सुविधा होती है, बात को अच्छे से हम समझ सकें, और समझना तभी संभव होता है जब वह शब्द हमारे सामने सही लिखा हुआ हो। चलिए विद्यार्थियों थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर अगली क्लास से आगे फिर बात करेंगे आपसे।